Last we studied about a colloidal solution. It is an intermediate state between true and suspension. Size of particle ranges or lies between 1 to 1000 नैनोमीटर, है ना. हेट्रोजीनियस सिस्टम है. particles are visible in dark in presence of light, can pass through ordinary filter paper but can't SPM means animal membrane, vegetable membrane, parchment paper, cellophane, they all are the example of SPM. ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है और इसके बारे में ये सभी पॉइंट लिख देने हैं. तो पहला नंबर तो यही पॉइंट था कि इट इज इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन टू सॉल्यूशन सस्पेंशन विच साइज ऑफ पार्टिकल्स लाई बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर और 10 एंगस्ट्रॉम टू आपका 10,000 एंगस्ट्रॉम कह सकते हो आप. हाँ, हेट्रोजीनियस सिस्टम कंसिस्ट टू फेजेज, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम. डिस्पर्स फेज लाइक सल्यूट माइनर 1 और डिस्पर्सन मीडियम लाइक सॉल्वेंट मेजर 1. ही हमने बताया था, वही है तीसरा पॉइंट. दीज पार्टिकल कैन सी इन डार्क इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, कांट पास थ्रू SPM बट ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से क्या कर सकते हैं, पास हो जाते हैं. और एक पॉइंट और है, कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं. फिर इसके बाद हमने लिखवाए थे आपको, है ना, सॉलिड DP और DP के मीडियम के बीच पे साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स लिखवाई थी. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका LSG, लिक्विड सॉलिड का क्या कहलाता है, जेल. इसके बहुत सारे एग्जाम है, जेम्स, जेली, चीज, बटर, कर्ड, है ना, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ जेल. ठीक है. इसके अलावा उसका उल्टा सॉलिड लिक्विड का क्या कहलाता है, सॉल. इसके एग्जाम्पल है गोल्ड सॉल, सिल्वर सॉल, आयोडीन सॉल, AS2O3 सॉल, सल्फर सॉल, मडी वाटर, पेंट, इंक, दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ सॉल. ठीक है. इसके बाद फाइनली लिक्विड मिक्सचर इज कॉल्ड, एग्जाम्पल सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है मिल्क. खूब पूछा गया है मिल्क के बारे में. मिल्क हो गया है, हेयर क्रीम हो गई, है ना, और आपके ऑयल एंड वाटर मिक्सचर भी एमल्सन का ही एग्जाम्पल है आपका. ठीक है. अब हम आगे चल रहे हैं कोलाइड में. ठीक है. हाँ, ब्लड आपका इसमें आएगा, आपका ये आसानी से क्रिएट हो जाता है लायोफिलिक कोलाइड में. इसमें यहाँ पर अभी हम बताएंगे लायोफिलिक कोलाइड का एग्जाम्पल है वो. डालिए हेडिंग मत डालिए, उसी के नीचे लिखिए, उसी के नीचे लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of physical state on the basis of physical state of dispersion medium colloids are known by different names. Colloids are known by different names. On the basis of, थोड़ा सा हम इसमें एक चीज़ गलत लिख गए. On the basis of कोई बात नहीं, मत कर लो. ऑन द बेसिस ऑफ, इसको फिजिकल स्टेट काट दो. ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डिस्पर्सन मीडियम on the basis of type of dispersion medium colloids are known by different name. देखिए, डिस्पर्सन मीडियम के टाइप्स के आधार पर इनके डिफरेंट नेम होते हैं. डिस्पर्सन मीडियम, और यहाँ आएगा इनके नेम. यहाँ आएंगे इनके नेम. ठीक है. तो देखिए, अगर डिस्पर्सन मीडियम में वाटर है आपका, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोसॉल.
इट इज कॉल्ड हाइड्रोसॉल, या इसी का नाम है एक्वोसॉल। ये नोट करिए, अगर डिस्पर्सन मीडियम आपका वाटर है तो इनको हाइड्रोसॉल या एक्वोसॉल बोला जाता है। ध्यान रखिए, एक्वासॉल नहीं, एक्वोसॉल, ध्यान रखिएगा। अगर डिस्पर्सन मीडियम एल्कोहल है तो इनको बोला जाता है एल्कोसॉल बोला जाता है। अगर डिस्पर्सन मीडियम एयर है तो ये तो हम कल ही बता चुके थे कि एयर में कुछ भी खुलेगा एरोसॉल, तो ये चलाएंगे आपके एरोसॉल। अगर ये बेंजीन है, दे ऑल आर द सॉल्वेंट, एयर इज ऑल्सो बिहेव लाइक अ सॉल्वेंट। बेंजीन है तो ये कहलाते हैं बेंजोसॉल। ठीक है, तो ये भी आपको थ्योरी पर्पज से याद रखना है, ये कहलाते हैं बेंजोसॉल। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, कोलाइड्स आर नेम बाय डिफरेंट नेम्स। कोलाइड्स आर नेम or colloids are known by different names. On the basis of type of dispersion medium, colloids are known by different names. Colloids are known by different names. एक्वोसॉल, AQUOSOL, एक्वोसॉल। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया, और यहाँ से एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। और हमने जो 3 बता दिए, अगर वही आप 3 अच्छे से, हाँ, एयर में एरोसॉल, एयर में एरोसॉल। ठीक है, तो वो 3 अगर आपने पढ़ लिए तो 99.99% उन्हीं 3 से पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया। सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, बहुत फेमस क्लासिफिकेशन है, डालिए, हेडिंग डालिए। सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन है आपका क्लासिफिकेशन of colloids on the basis आपके एग्जाम में ऐसे नहीं, आपके सीधे क्वेश्चन आएगा कि लायोफिलिक लायोफोबिक कोलाइड बताइए, है ना, ऐसे आते हैं सीधे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स on the basis of interaction between dispersed phase and dispersion medium। क्लासिफिकेशन ऑफ कैसी इंटरैक्शन होगी डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम में, उसके बेसिस पे कोलाइड्स 2 टाइप्स के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। अब इंटरएक्शन से मतलब क्या है? इंटरएक्शन से मतलब है कि जब डीपी और डीएम को हम आपस में मिक्स करेंगे। अच्छा, कोलाइडल पार्टिकल पता है किसे कहते हैं? डिस्पर्स फेज आर कॉल्ड कोलाइडल पार्टिकल। जो आप वो रेंज लिखते हो ना 1 to 1000, ये तो सॉल्वेंट का काम करता है, इट इज ओनली अ मीडियम। साइज किससे चेक की जाती है? डीपी से। दे आर द सल्यूट। जो कोलाइडल पार्टिकल्स बोलते हो ना, एक्चुअली में डिस्पर्स फेज आर कोलाइडल पार्टिकल्स। और जब ये साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स आपके 1 to 1000 नैनोमीटर के इक्वल हो जाती है, तो किसी भी सॉल्वेंट में डालो उसको कोलाइडल सॉल्यूशन कहा जाएगा। तो ये जो आपसे साइज आप लोग लिखते हो, जो पूछी जाती है, वो डिस्पर्स फेज की होती है, ध्यान रखिएगा। तो अब कैसी इंटरएक्शन हो रही है डीपी एंड डीएम के बिटवीन डीपी एंड डीएम, डिस्पर्स फेज लाइक सॉल्यूट एंड डिस्पर्सन मीडियम लाइक सॉल्वेंट, उसके बेसिस पे कोलाइड 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फिलिक, एक होते हैं फोबिक। लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट, ध्यान रखिएगा, लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट आपका। तो एक होते हैं आपके लायोफिलिक और एक होते हैं लायोफोबिक। फिलिक अगर आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा हो तो फिलिक्स का मतलब होता है एफिनिटी, अट्रैक्शन या लव। ठीक है, तो जो सॉल्वेंट के प्रति जिनका अट्रैक्शन होगा, मतलब बड़ी आसानी से सॉल्वेंट से रिएक्ट कर जाएंगे, वो कहलाएंगे लायोफिलिक। और फोबिक का मतलब तो आप जानते ही हो, फोबिया। तो यहाँ फोबिया से मतलब है हेट से,
मतलब डर्ट्स भी मान लो, जो सॉल्वेंट से आसानी से नहीं घुलेंगे वो हमारे कहलाएंगे लायोफोबिक। जैसे ऑयल को वाटर में डालो, ये लायोफोबिक है क्योंकि ऑयल वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन स्टार्च को वाटर में डालोगे वो घुल जाएगा, तो वो कैसा है, लायोफिलिक है। तो सॉल्वेंट लविंग एंड सॉल्वेंट हेटिंग इनका इंग्लिश नेम होता है, लेकिन आई कहाँ से, पहले वहाँ से लिखते हैं। तो एक कॉलम में, अब देखिए हम सामने सामने लिखवा रहे हैं इनको, लायोफिलिक यहाँ, लायोफोबिक, तो डिफरेंस भी हो जाएंगे, साथ में थ्योरी भी कवर हो जाएगी। तो यहाँ डालिए लायोफिलिक, लायोफिलिक कोलाइड भी लिख सकते हो, सॉल भी लिख सकते हो, ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि कोलाइड को जनरली सॉल ही कहा जाता है, लायोफिलिक कोलाइड या लायोफोबिक सॉल भी लिख सकते हो, लायोफिलिक सॉल भी, लायोफोबिक कोलाइड। लायोफिलिक कोलाइड एंड लायोफोबिक कोलाइड। देखिए लायोफिलिक 2 वर्ड से मिलकर बना है, वो हम बता दे रहे हैं, लेकिन लिखने के लिए हमें अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। लायो का मतलब सॉल्वेंट है, ध्यान रखिएगा, लायो मीन्स होता है सॉल्वेंट, यहाँ भी लायो का मतलब सॉल्वेंट है, वहाँ भी लायो का मतलब सॉल्वेंट ही है आपका, ये लो है लिख दिया हमने। यहाँ भी लायो का मतलब आपका सॉल्वेंट है, वहाँ भी लायो का मतलब आपका सॉल्वेंट ही है आपका। तो ये लायोफिलिक है और वो लायोफोबिक है। फिलिक का मतलब है अट्रैक्शन, एफिनिटी, लव, और फोबिक का मतलब है आपका रिपल्सन या फिर हेट से मतलब समझ लो आप, है ना इसकी। तो अगर आसानी से बन जाए तो लायोफिलिक, और आसानी से ना बने तो लायोफिलिक। तो पहला पॉइंट हम आसानी से बनने वाला ही लिख रहे हैं, पहले इनका मतलब समझाते हैं। तो लिखिए इसमें, डालिए यहाँ लिखिए लायोफिलिक, लायोफिलिक, लायोफिलिक इक्वल, लिखिए सॉल्वेंट लविंग, सॉल्वेंट लविंग कोलाइड, है ना, सॉल्वेंट लविंग कोलाइड्स। हाँ, सॉल्वेंट को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये सॉल्वेंट में बड़ी आसानी से जाके घुल जाएगा। सॉल्वेंट के प्रति इसका क्या है, अट्रैक्शन है, एफिनिटी है। जैसे ऑयल को आप पानी में डालो तो वो सॉल्वेंट से लब नहीं करता ना, ऊपर फ्लोट करता है ना, समझने के लिए हम बोल देते हैं सॉल्ट को पानी में डालो तो उसमें जाके घुलने लगता, मतलब उसके सॉल्वेंट के प्रति क्या है, अट्रैक्शन है। तो ये लायोफिलिक मीन्स होता है सॉल्वेंट लविंग, है ना। ध्यान रखिएगा, इफ सॉल्वेंट इज वाटर, अगर सॉल्वेंट वाटर हो गया, इफ सॉल्वेंट इज वाटर देन they called हाइड्रोफिलिक कोलाइड। देखिए लायो मीन्स होता है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट अगर वाटर हो गया तो लायो की जगह क्या लिख देंगे हम, हाइड्रो। आ रही बात समझ में, हाइड्रा मतलब हाइड्रो से मतलब क्या, वाटर से। तो लायोफिलिक इक्वल होता है सॉल्वेंट लविंग कोलाइड्स। इफ सॉल्वेंट इज वाटर देन दे कॉल्ड हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, मतलब इनका अट्रैक्शन किसके प्रति हो जाएगा, वाटर के प्रति, दैट्स व्हाई कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। अगर सॉल्वेंट एल्कोहल हो जाता तो ये कहलाते हैं एल्कोफिलिक, बेंजीन हो जाता तो बेंजोफिलिक, लेकिन सीधे से दूसरे के केस में हम इनको क्या बोल देते हैं, लायोफिलिक। लेकिन वाटर के केस में इनका एक स्पेशल नेम है हाइड्रोफिलिक। अभी वाला बन ही जाएगा। चलिए लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट इसका, लायोफोबिक इक्वल सॉल्वेंट हेटिंग कोलाइड, सॉल्वेंट हेटिंग कोलाइड्स। सॉल्वेंट से नफरत करते हैं या उसमें आसानी से घुलते नहीं है ना, सॉल्वेंट हेटिंग कोलाइड्स
if solvent is water, then they called hydrophobic colloid. Then they called hydrophobic colloid. Then they called hydrophobic colloid. फर्स्ट पॉइंट तो बहुत आसानी से रिमेंबर हो गया होगा, ठीक है। तो हाँ आयुषी, कहीं डाउट है? कहाँ पर? इसका इंग्लिश में मतलब होता है सॉल्वेंट लविंग कोलाइड। कोलाइड एक प्रकार के सोल्यूशन ही होते हैं जो आसानी से सॉल्वेंट में घुल जाएंगे, मतलब वो सॉल्वेंट लविंग है। अभी बहुत सारे हैं जैसे स्टार, सेल्यूलोज, गम, जिलेटिन, ये सब इसके एग्जाम्पल है। इसमें गोल्ड, सिल्वर, सल्फर है ना, ये इसके एग्जाम्पल है। तो ये यहाँ कोई डिफरेंस नहीं लिखा है, ये सिर्फ मीनिंग लिखी है दोनों की। ये आपका, आप इसको डिफरेंस के पर्पज से ही मान लेते हो, थ्योरी पर्पज से भी। हम चाहते हैं कि आपको दोनों याद हो जाए, तो अलग अलग लिखवाएंगे तो फिर बहुत डिफिकल्ट आएगा। तो ये आपके नोट्स क्रिएट करा रहे हैं हम। तो लायोफिलिक सॉल्वेंट लविंग, लायोफोबिक सॉल्वेंट हीटिंग। सॉल्वेंट इज वाटर, हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट इज वाटर, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। अब आसानी से कौन बन जाएगा बताओ? ये आसानी से बनेगा और टिपिकल से, यहीं से याद करते चल रहे हैं। लिखिए सेकंड पॉइंट इसमें, easy to prepare, easy to prepare, easy to prepare। सेकंड पॉइंट लिखिए, easy to prepare। अब कितना इजी है वो भी हम बता देते हैं, डैश लगा के लिखिए। can prepared by directly mixing DP in DM। DP इन DM, लेकिन एग्जाम पे डिस्पर्स फेज पूरा लिखिएगा और यहाँ पर पूरा डिस्पर्सन मीडियम, ये बात ध्यान रखिएगा। इजी टू प्रिपेयर, कितने सरल है बनाना, सिर्फ डिस्पर्स फेज मतलब सल्यूट को उठाओ और पानी में डाल दो और बस ये बन जाएंगे, बड़ा आसान है इनको। ऐसे जो लोग जिम वगैरह करते हैं वो प्रोटीन पाउडर लेते हैं, तो वो कोई जाके कोई मशीन में थोड़ी जाके उसको सेक करते हैं, उन्हें डाला दूध में या वाटर में और चम्मच हिलाई और वो आपका सोल्यूशन बन गया। तो प्रोटीन पाउडर प्लस वाटर लायोफिलिक का एग्जाम्पल है। तो इजी टू प्रिपेयर, इनको बनाना बहुत आसान है। कैन प्रिपेयर बाय डायरेक्टली मिक्सिंग डिस्पर्स फेज इन डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है ना। डिफिकल्ट टू प्रिपेयर लिखो इसमें, difficult to prepare, difficult to prepare। Their preparation needed स्पेशल मेथड्स। हमने कहा गोल्ड का सोल्यूशन बना के ले आओ, बता सकते हो आप लोग? सीधी मेथड से वो नहीं बनेगा, या तो हमारे पास एक्वा रेगिया नाम का सॉल्वेंट होना चाहिए। सबसे पावरफुल सॉल्वेंट है, जितने भी सॉल्वेंट है उनमें सबसे पावरफुल सॉल्वेंट होता है एक्वा रेगिया, मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड HNO3 कॉल्ड एक्वा रेगिया। पी ब्लॉक में है आपका, हम पढ़ाएंगे। तो या तो वो सॉल्वेंट मिल जाए, तो वो भी तो स्पेशल चाहिए हमें, है ना, वाटर में नहीं बनेगा आपको, या फिर हमें बहुत हाई टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, इसके मेल्टिंग पॉइंट तक जाना पड़ेगा। अब वो स्पेशल मेथड्स कौन कौन सी हैं, एक जो ध्यान रखिएगा, अभी हम प्रिपरेशन मेथड पढ़ने वाले हैं, ये जैसे ही खत्म होगा। तो इनको बनाने की मेथड नहीं पढ़ते हैं, ये तो पहले ही से बने बनाए हैं।
हम प्रिपरेशन मेथड किसको बनाने के पढ़ते हैं, लायोफिलिस। ऐसे ब्रीडिक्स आर्क मेथड पढ़ोगे आप, उसमें इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज दिया जाता है तो वो गर्म होकर पिघलने लगते हैं, फिर उनको बर्फ में रख के ठंडा कर दिया जाता है तो उनके कोलाइडल पार्टिकल बन जाते हैं। दूसरा होता है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में क्या किया था, फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपका कोई प्रेसिपिटेट लिया जाता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है तो वो रिएक्शन करके कोलाइड बना लेता है। तो ये दो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तो डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, इनके लिए हमें कौन सी मेथड चाहिए, स्पेशल मेथड। देयर प्रिपरेशन नीडेड और रिक्वायर्ड स्पेशल मेथड। अभी तक दोनों पॉइंट समझ में आए, पहले पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है ना ये, क्योंकि ये सॉल्वेंट लविंग है तो आसानी से बन जाएगा, और ये वाला सॉल्वेंट हेटिंग है तो आसानी से नहीं बनेगा। अब आप लोग यहीं से कनेक्ट करते चलिएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं हम, ठीक है। थर्ड पॉइंट, स्टेबल कौन होगा, हाँ ए वाला स्टेबल होगा, हाँ चलो ठीक है। गोल्ड का सल्यूशन लिया हमने, अब उस सल्यूशन को आप रख दो तो कुछ समय बाद क्या गोल्ड नीचे आएगा कि नहीं आएगा, बड़ी आसानी से गोल्ड पाउडर कहाँ आ जाएगा, नीचे। ऊपर क्या आ जाएगा, तो ये तो सल्यूशन इसका बिगड़ नहीं गया, तो ये कैसा है, अनस्टेबल। प्रोटीन को घोलो पानी में एक लिमिटेड अमाउंट में, वो कभी भी नीचे जाके जमा नहीं होगा, उसी में वो घुला रहेगा। तो स्टेबल कौन हो गया, ये। सीधी सी बात है, केमिस्ट्री में वही चीज़ होती है जो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हो। तो अगर ये आसानी से बन रहा है मतलब ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, ये आसानी से नहीं बन रहा है मतलब ये अनस्टेबिलिटी को फॉलो कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी से आगे और भी क्वेश्चन पूछेंगे, लिखिए इसमें थर्ड पॉइंट, स्टेबल। कितना स्टेबल है, अपने आप तो स्टेबल रहता ही है, और अगर आप इसको प्रेसिपिटेट कराने की कोशिश करोगे, अब प्रेसिपिटेट कराने के लिए सबसे सिंपल तरीका होता है इलेक्ट्रोलाइट डाल दो आप। जैसे कि हम आपको कुछ प्रेसिपिटेशन के एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे मान लीजिए डस्ट पार्टिकल्स इन वाटर रैंडमली मूव कर रहे हैं, आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, ठीक है ना, नींबू डाल दो, संतरे का रस डाल दो, या फिर सबसे बड़ी इलेक्ट्रोलाइट है एलम डाल दो। तो जैसे ही आप एलम डालोगे उसमें, आप देखो वो सभी पार्टिकल जाके नीचे क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। एक तो ये एग्जाम्पल है। दूसरा, मिल्क में आप नींबू डाल दो तो आप देखना उसका फैट नीचे आ जाएगा और वाटर ऊपर, तो वो भी क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, कोagulate हो जाएगा। तो ये कुछ प्रेसिपिटेशन के एग्जाम्पल है, लेकिन ये ऐसा सल्यूशन है कि स्टेबल होता है। इसमें अगर आप इलेक्ट्रोलाइट वगैरह डालोगे तो इनका प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, बहुत गंभीर मेहनत आपको मेथड लगानी पड़ेगी जब जाके प्रेसिपिटेट होते हैं, तो इनका प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, स्टेबल है। तो लिखिए स्टेबल, इसके बाद लिखिए डज नॉट प्रेसिपिटेट भी लिख सकते हो, कोagulate भी लिख सकते हो, जो वर्ड आपको अच्छा लगे। डज नॉट प्रेसिपिटेटेड ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑन एडिशन ऑफ डज नॉट, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं, इसलिए कैसे हैं, स्टेबल हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, बड़ी आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और प्रेसिपिटेट होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कोagulation। अभी आप पढ़ोगे इसमें कोagulation, प्रेसिपिटेशन, पेप्टाइजेशन सब पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इसमें लिखिए अनस्टेबल, लिखिए get precipitated on addition of electrolyte, get precipitated on addition of electrolyte। 3 पॉइंट फिर से रिवाइजन करा देते हैं, सॉल्वेंट लविंग, सॉल्वेंट हेटिंग, वाटर तो हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, इजी टू प्रिपेयर, डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। सीधे डायरेक्ट मिक्स करो डीपी को डीएम से, स्पेशल मेथड चाहिए, ठीक, क्योंकि आसानी से बन रहे थे इसलिए क्या है, स्टेबल है, और प्रेसिपिटेट नहीं होते, टिपिकल से बनते हैं, डिफिकल्ट है इनको ना, अनस्टेबल है तो ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं आपके, है ना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सभी इसी से कनेक्ट होते जाएंगे आपके पॉइंट, इसीलिए कह रहे हैं हम सब पॉइंट को आपस में कनेक्ट करते जाइएगा आप, है ना। अब एक चीज़ बताओ, सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड कौन होगा, पहले हाइड्रेटेड का मीनिंग समझ लो।
सल्यूट के पार्टिकल्स जितने ज़्यादा सॉल्वेंट में घुल जाएंगे उसको बोलते हैं कि वो उतना ही ज़्यादा क्या हो गया, सॉल्वेटेड हो गया है। और सॉल्वेंट अगर वाटर होगा तो उसको क्या बोल देते हैं, हाइड्रेटेड। साधारण भाषा में हम ये कहें कि कोई सल्यूट कितना ज़्यादा पानी में जाके घुल रहा है वो उतना ही ज़्यादा क्या हो जाता है, हाइड्रेटेड हो जाता है, सॉल्वेंट। और जितना ज़्यादा ये पानी में घुलेगा उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि घुल जाएगा तो फिर वो नीचे नहीं आएगा, और नहीं घुलेगा तो कहाँ जाएगा, नीचे, प्रिसिपिटेट हो जाएगा। तो कौन ज़्यादा हाइड्रेटेड होगा, सीधी सी बात है, ए वाला हमारा हाईली हाइड्रेटेड होगा। 4 नंबर का पॉइंट लिखिए, हाईली सॉल्वेटेड, हाईली सॉल्वेटेड, ब्रैकेट में लिख लीजिए हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड समझ रहे ना, हाइड्रेटेड सब कब कहेंगे, जब सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा ना, लेकिन वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो हाईली सॉल्वेटेड होते हैं, ध्यान रखिएगा। सॉल्वेटेड किस टर्म में लिखा हुआ है, सॉल्वेंट के टर्म में। हाँ गुलसबा, क्लियर है। ये बहुत ज़्यादा पानी में घुल जाते हैं, मतलब सॉल्वेंट में घुल जाते हैं, इसलिए क्या होते हैं, स्टेबल, और इनका प्रेसिपिटेशन मुश्किल होता है ना। इसको देखिए, जैसे इसका एक एग्जाम्पल बताएं हम, सैंड है वो पानी में घुलती ही नहीं, इसलिए वो क्या हो जाती है, प्रेसिपिटेट हो जाती है। नमक है वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है, तो वो कैसा हुआ, हाईली हाइड्रेटेड हुआ ना। इसमें लिख लीजिए नॉट मच हाइड्रेटेड, नॉट मच हाइड्रेटेड, या फिर लिख लेते आप लोग वीकली हाइड्रेटेड, है ना। नॉट मच हाइड्रेटेड भी लिख सकते हो, ठीक है, यही लिख लो, नॉट मच हाइड्रेटेड, नॉट मच सॉल्वेटेड लिख लो, पर ब्रैकेट में लिख लेना हाइड्रेटेड, नॉट मच सॉल्वेटेड, नॉट मच सॉल्वेटेड, ब्रैकेट में लिख लीजिए हाइड्रेटेड, नॉट मच सॉल्वेटेड, या फिर लिख लेते हाइड्रेटेड। ये अच्छा ही लग रहा, नॉट मच बेकार भी लग रहा है, लिख लो वीकली सॉल्वेटेड, बेटर वर्ड, वीकली सॉल्वेटेड और हाइड्रेटेड, वीकली सॉल्वेटेड और हाइड्रेटेड, ठीक है। वीकली सॉल्वेटेड, नॉट मच लिख सकते हो, लिखने के हिसाब से कोई नहीं है, वो लिखने में तो सही है, वैसे थोड़ा याद करने में आप लोगों को खराब लगेगा, वीकली बढ़िया है, वीकली सॉल्वेटेड और वीकली हाइड्रेटेड, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 5, विच वन विल बी रिवर्सिबल, रिवर्सिबल कौन होगा, देखो हम बताते हैं, लायोफिलिक रिवर्सिबल होगा। जैसे हमने कहा, हमने प्रोटीन प्लस वाटर, प्रोटीन पाउडर प्लस वाटर का मिक्सचर बनाया, जनरली मिल्क में लेते हैं प्रोटीन, लेकिन हम वाटर के साथ कह रहे हैं, प्रोटीन पाउडर प्लस वाटर का मिक्सचर बनाया। अब हम इवेपोरेशन के द्वारा या वेपोराइजेशन के द्वारा हीट प्रोवाइड करके उसका पूरा वाटर निकाल दें, फिर आप उसमें पानी डाल दोगे तो वो फिर से क्या बन जाएगा, आपका सॉल्यूशन, मतलब ये कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा। अब इसके एग्जाम्पल को हम प्रॉपर इसके एग्जाम्पल से नहीं समझा रहे, दूसरे एग्जाम्पल से समझा रहे जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे मिल्क है, मिल्क में हमने नींबू डाल दिया जाके, तो वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया, या कर्ड नहीं कहो तो खट्टा तो हो ही गया, सॉर फट गया वो, है ना। तो वो अब क्या हो गया, वो एक बार प्रेसिपिटेट हो गया, अब क्या संभव है कि उससे हम फिर से मिल्क बना लें, नहीं है ना। इसका एग्जाम्पल नहीं है मिल्क, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार मिल्क में हमने नींबू डाल दिया तो अब मिल्क क्या हो गया, फट गया आपका। अब दोबारा उस फटे हुए मिल्क से जो आपका फैट है उससे तो हम मिल्क नहीं बना सकते, तो कैसे होते हैं, कुछ इसी प्रकार के होते हैं। अगर एक बार ये प्रेसिपिटेट हो गए तो दोबारा आप चाहे दुनिया की कोई भी मेथड लगा दीजिए, कोलाइडल सोल्यूशन में नहीं आ सकते। जबकि ये प्रेसिपिटेट हो भी गए तो इनको सीधे डीएम में मिक्स कर दो तो दोबारा क्या बना लेंगे, आपके कोलाइडल सोल्यूशन बना लेंगे, ठीक है। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल इन नेचर, नहीं आया क्या समझ में अनिकेत, वो मिल्क केस गेट प्रेसिपिटेटेड, कोमा लगा के लिखिए, कैन इजली convert into
colloidal solution can easily convert into colloidal solution, अब यहाँ लिख रहे हैं ना, can easily convert into colloidal solution by directly mixing with dispersion medium, with dispersion medium। देखिए हमने कहा कि अगर इसके डीपी पार्टिकल प्रेसिपिटेट हो गए, इससे डीएम पूरा बाहर आ चुका है, किसी तरीके से निकाल लिया, या मान लो उसी में भी प्रेसिपिटेटेड हो गए, तो आप उनको स्टेयर कर दो तो फिर से क्या बन जाएगा, ये अपने आप प्रेसिपिटेटेड नहीं होते हैं। हमने लिखा है ना एनी केस, किसी कारण की वजह से हो गया, मान लो बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया या बहुत कई दिनों का सोल्यूशन हो गया, तो फिर वो उसके कारण ऊटपटांग रिएक्शन हो गई तो वो प्रेसिपिटेट हो गए। तो किसी भी कारण से अगर ये प्रेसिपिटेटेड हो गया, किसी भी कारण से, तो सीधे इसमें दोबारा क्या डाल दो, डिस्पर्सन मीडियम, तो फिर से अपनी किस फॉर्म में आ जाएंगे, कोलाइडल फॉर्म में, कोलाइडल सोल्यूशन में आ जाएंगे। तो ये कैसे हुए, रिवर्सिबल इन नेचर। इफ एनी केस get precipitated can easily convert into colloidal solution or colloidal form by directly mixing with dispersion medium। अगर डीपी अलग भी हो गया तो फिर से मिक्स कर दो, वो फिर से डीएम बना लेगा। आपका प्रोटीन पाउडर अगर किसी तरीके से आपका मान लीजिए उससे सॉल्वेंट निकल गया या आपका किसी तरीके से वो प्रेसिपिटेट हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, दोबारा आप उसको स्टेयर कर लीजिए, या सॉल्वेंट कम है सॉल्वेंट डाल लीजिए, मतलब डिस्पर्सन मीडियम डाल लीजिए, तो वो फिर से किस में आ जाएगा आपका, इसमें। तो ये तो हो गया रिवर्सिबल। इसको हमने मिल्क के एग्जाम्पल से समझाया था, क्योंकि इसके एग्जाम्पल से समझ में नहीं आएगा, जैसे गोल्ड सल्फर इसके एग्जाम्पल है, तो हमने आपको जैसे मिल्क एक बार आपका फट गया तो बस अब कोई तरीका नहीं है कि उससे आप दोबारा मिल्क बना लो, दूसरे प्रोडक्ट बना सकते हो लेकिन मिल्क दोबारा वापस नहीं आ सकता है। तो इसमें लिखिए 5th पॉइंट, इररिवर्सिबल इन नेचर, इररिवर्सिबल in nature, irreversible in nature। लिखिए once get precipitated, then their conversion in colloidal solution is not possible। इररिवर्सिबल इन नेचर, एक बार अगर ये कोगुलेट हो गए, प्रेसिपिटेट हो गए, तो दोबारा इनका वापस से कोलाइडल फॉर्म में आना संभव नहीं है। वंस गेट प्रेसिपिटेटेड देन देयर कन्वर्जन इन कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल फॉर्म इज नॉट पॉसिबल। और अगर ये आपके किसी कारण से प्रेसिपिटेट हो जाते हैं तो इनको आप कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज रखनी है, हम आपको एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखवा रहे हैं, बाकी आप थोड़ा बहुत शब्दों का अपने हिसाब से एडिशन वगैरह कर सकते हो। समझ में आ गया। सैंड वाटर इसका थोड़ी है, सैंड वाटर तो सस्पेंशन का है, सैंड वाटर इसका थोड़ी एग्जाम्पल लिखवाया था हमने, देखो सस्पेंशन का है। कोलाइड में तो सैंड वाटर है ही नहीं, सस्पेंशन का एग्जाम्पल है ना, इसका थोड़ी है सैंड वाटर। इसके तो हमने बताया ही नहीं, तो पहली बार पढ़ रहे हैं हम लाइपोफोबिक। कल हमने सिर्फ आपको ट्रू सोल्यूशन के एग्जाम्पल बताए थे, कोलाइडल सोल्यूशन के एग्जाम्पल बताए थे, प्लस सस्पेंशन के एग्जाम्पल बताए थे। उसके बाद फिर हमने फिजिकल स्टेट के, इसके तो कोई एग्जाम्पल हमने आपको बताए ही नहीं थे। सैंड प्लस वाटर तो कोलाइडल सोल्यूशन है ही नहीं। कौन सा सोल्यूशन है, सस्पेंशन। उसकी साइज 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा जाती है ना, ध्यान रखिएगा। अब कुछ स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक नहीं लेकिन पूछ लिए जाते हैं तो वो आपको ध्यान रखनी है ना। तो कितने हो गए हमारे, 5 पॉइंट हो गए। अब ये लिखिए
6 नंबर। तो सबसे पहले चेक करनी है आपको विस्कोसिटी। विस्कोसिटी तो ध्यान रखिएगा, जो डिस्पर्स फेज होता है उसकी विस्कोसिटी समझते हैं आप लोग? डू यू नो? सरल भाषा में बोल दें तो सरफेस से किस तरीके के फोर्स के साथ वो फ्लो कर रहा है, वो उसकी कहलाएगी आपकी विस्कोसिटी, है ना। जैसे कि हम बात करें तो नॉन विस्कस है आपका वाटर, वाटर बिल्कुल भी विस्कस नहीं होता है। और जैसे हम बात कर ले ऑयल थोड़ा विस्कस हो जाता है, हनी बहुत ज़्यादा विस्कस है, फेविकोल हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं आपके विस्कस। तो इसमें जो विस्कोसिटी होती है, डिस्पर्स फेज की जो विस्कोसिटी होती है मच हायर होती है देन डिस्पर्सन मीडियम, मच हायर। नोट करिए, मच हायर। देखिए आपके इस पॉइंट हो चुके हैं, ये आपके एक्स्ट्रा पॉइंट हैं आपके क्वेश्चन को और अच्छा बनाने के लिए। मच हायर ध्यान रखिएगा, मच हायर है इसलिए हमने ग्रेटर देन का लगाया है। विस्कोसिटी विस्कोसिटी किसकी सबसे ज़्यादा होती है आपकी पता है आप लोगों को? मैक्सिमम किसकी होती है? हमें तो नहीं पता, आप लोग बताओ तो बता सकते हैं हम। विस्कोसिटी, और इसमें जो विस्कोसिटी होती है आपकी, इसमें जो विस्कोसिटी होती है आपकी वो डीपी एंड डीएम की बिल्कुल इक्वल होती है, बिल्कुल इक्वल होती है। एग्जैक्ट इक्वल, एग्जैक्ट इक्वल, एग्जैक्ट इक्वल। अब आप लोग ये वाला बताना हमें 7 नंबर का सरफेस टेंशन का बताना। बताओ सरफेस टेंशन का क्या रिलेशन होगा? सीधी सी बात है, जो जितना विस्कस होगा उसका सरफेस टेंशन उतना ही कम होगा। टूथपेस्ट में कभी कोई टेंशन देखा आपने? उसकी सरफेस पे नहीं देखा होगा। हनी में देखा होगा लेकिन उतना टेंशन नहीं होता उसकी सरफेस। टेंशन मतलब तनाव। वाटर को आप किसी भी सरफेस पे डालो, किसी भी कंटेनर में डालो, विदिन आपके 10 से 20 सेकंड के अंदर वो अपनी सरफेस को टेंस कर लेगा। पूरा तनाव बिल्कुल फ्लैट होती है। बाकी ऑयल की सरफेस भी उतनी टेंस नहीं होती है, आप ध्यान ना, हनी की होती है। तो इसमें विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा थी? तो सरफेस टेंशन किसका ज़्यादा होने वाला है? डीएम का, ध्यान रखिएगा। तो सरफेस हम इसी के अपोजिट लिख देते हैं तो समझ जाइएगा। तो डीपी से सिर्फ ज़्यादा लिखना है ना, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ ज़्यादा, है ना। तो डिस्पर्सन मीडियम का सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है ना, हायर, ओनली हायर, है ना। यह लिखा तो हमने लोअर के टर्म में कि इसका कम होता है, तो इसका हायर आप, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, है ना। इसके टर्म में हायर है, इसका तो लोअर के टर्म में लिखा है। अच्छा, जब इसकी डिस्पर्स विस्कोसिटी बराबर है तो सरफेस टेंशन भी कैसा होगा? बराबर ही होगा ना, ध्यान रखिएगा। तो सरफेस टेंशन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम का नियरली इक्वल होता है ना, नियरली इक्वल। नियरली इक्वल। बन जाएंगे सातों को। एक और स्पेशल पॉइंट बता देते हैं, ये मतलब ऐसे पॉइंट है जो आपको थोड़ा हम अलग से बता रहे हैं ना।
बाकी थ्योरी हमने आपकी कवर करवा दी है। इनको आप लिखोगे तो थोड़े एवरेज ना मार्क्स अच्छा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा आपको। अगर आप चाहते हो लैंग्वेज में तो लैंग्वेज ले सकते हैं विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्स फेज इज मच हायर देन डिस्पर्सन मीडियम। यहाँ ले सकते हो विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्स फेज लोअर देन डिस्पर्सन मीडियम, उल्टा लिख सकते थे सॉरी सरफेस टेंशन ऑफ डिस्पर्स फेज इज लोअर देन डिस्पर्सन मीडियम, या उल्टा लिख सकते थे सरफेस टेंशन ऑफ डिस्पर्सन मीडियम इज हायर देन आपका डिस्पर्स फेज। ऐसे भी आप इसको लिख सकते थे लैंग्वेज में। अच्छा देखिए क्या होते हैं ये जो कोलाइड होते हैं ये अपने आप बन जाते हैं, अपने आप मतलब कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक कोलाइड, है ना, ये मेंशन बहुत कम जगह रहता है। और इनको बनाने के लिए बाहर से मेथड लगाई जाती है तो इनको बोलते हैं एक्सटेंसिव कोलाइड। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखवा देते हैं, एक दो पॉइंट और 7 हो गए। तो ये 8 नंबर का पॉइंट देख लीजिए, 8 नंबर का also called intrinsic कोलाइड। इनको इंट्रिंसिक, अब इसका कोई रीजन नहीं लिखवा रहे हम, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनको लिख लीजिए कॉल्ड एक्सट्रिंसिक कोलाइड। एक्सट्रिंसिक कोलाइड ये इसलिए लिखवा दे रहे हैं कि आपको ये पॉइंट ऐसे ही याद हो जाएंगे, आपके पॉइंट बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक और लिखवा देते हैं फिर एग्जाम्पल में आते हैं, ठीक है। नो अब अभी आगे जाके आप ब्राउनियन मोशन इन टिंडल इफेक्ट पढ़ोगे तो ध्यान रखना आप लायोफिलिक कोलाइड यहाँ के बाद गया, अब आपको नहीं मिलने वाला है लायोफिलिक कोलाइड हमें, क्योंकि ये तो बड़ी आसानी से बन जाता है तो इसके लिए कोई अब मेहनत नहीं करनी। अब सब कुछ पढ़ना हमें लायोफोबिक का है, प्रिपरेशन मेथड भी इसी की पढ़नी है और प्रॉपर्टीज भी इसी की पढ़नी है। तो जो टिंडल इंडल इफेक्ट्स होते हैं ना आपके ब्राउन, अब आप लोग कहोगे क्या हमने ये टिंडल इफेक्ट्स हो नहीं करते, तो देखिए हमने कोलाइड के लिए एक रेंज लिखी है, कितना 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। तो मतलब अगर वो 2 नैनोमीटर का है तब भी कोलाइड, और अगर आपका 999 नैनोमीटर का है तब भी कोलाइड ही कहलाएगा ना वो, तो कोलाइड तो वही कहलाएगा। लेकिन ये 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100 नैनोमीटर वाले कोलाइड टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, ना ब्राउनियन मोशन शो करते हैं। थोड़े से उनके साइज ऑफ पार्टिकल बड़ी हो, 500 नैनोमीटर के ऊपर हो, तब जाके वो कहीं एनर्जी को क्या करते हैं अब्जॉर्ब करते हैं और फिर इसको स्कैटर करते हैं। तो इसकी साइज जो होती है ना इनकी इसी के पास होती है 10, 20, 50 नैनोमीटर, इसलिए ज़्यादा इफेक्ट वगैरह शो नहीं करते। लेकिन कोलाइड तो बोलेंगे क्योंकि किसके रेंज में आ गए, कोलाइड के रेंज में आ गए। लेकिन असली में जो कोलाइड के सभी इफेक्ट शो करता है वो कौन से कोलाइड करता है, लायोफोबिक कोलाइड ही करता है। तो लिखिए इसमें does not show Tyndall effect, does not show Tyndall effect and Brownian motion लिख लीजिए। सो टिंडल इफेक्ट एंड इन पॉइंट का कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं है, ये सिर्फ कॉपी भरने के मतलब के पॉइंट है, आप लोग समझ रहे हो। लेकिन पॉइंट है, नंबर जोड़ा जाएगा, ध्यान रखिएगा। और हो सकता है कि कहीं कभी पूछ ले कि कौन सा कोलाइड शो करता है टिंडल इफेक्ट ब्राउनियन मोशन। तो अब इसके खूब सारे एग्जाम्पल लिखने, तब तक एक बार पॉइंट पढ़ लीजिए, शुरू के 5 पॉइंट पढ़ लीजिए अच्छे से, बाकी तो बन ही जाएंगे। हम इनके बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं ना। शुरू के 5 पॉइंट तो सबको याद करने हैं, 5-6 पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ लोगे तो अपने आप याद हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा।
आप चाहो तो सोल्यूशन की जगह सॉल्व लिख सकते हो। एक्चुअली में हम बता चुके हैं सोल्यूशन सही टर्म नहीं है, वो हम आपके इसलिए लिखवा देते हैं क्योंकि आपकी थ्योरी इसी भाग चल रही है। एक्चुअली में सॉल्व कहलाते हैं, सॉल्व। तो स्टार्स आप लिख लो, सोल्यूशन पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए हमने बता दिया इनको सॉल्व बोलते हैं, जैसे स्टार सॉल्व, सेल्यूलोज सॉल्व ऐसे बोलते हैं ना। क्योंकि सोल्यूशन तभी बोल सकते हैं किसी चीज़ को जब वो कैसा मिक्सचर होगा, होमोजीनियस, उसके पहले उसे सोल्यूशन नहीं किया जा सकता, कहा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लिख लो। इसमें गोल्ड सॉल्व, सल्फर सॉल्व, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्व, कल लिख लो। चलो एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल तो जरूर याद हो जाने चाहिए आपको। अभी आप आगे जाके गोल्ड नंबर पढ़ोगे तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और आप हार्डी-सूल्जे रूल पढ़ोगे, वहाँ इसकी और इसकी ज़रूरत पड़ेगी हार्डी-सूल्जे के रूल में। यही एग्जाम्पल वहाँ पर लेके लिखवाते हैं हम, हार्डी-सूल्जे रूल पढ़ोगे आप। गोल्ड सॉल्व तो याद करना ही करना है एग्जाम्पल में लाइपोफोबिक के। ये सेकेंड टाइप्स का क्लासिफिकेशन आप करना, 2-3 याद कर लेना, इसलिए लिखवा दिए कि आपको 2-3 याद रह जाए। यहाँ रबर से सॉलिड रबर की मतलब नहीं है, लेटेक्स। रबर बनती किससे? लेटेक्स से। आप लोगों को पता होगा वाइट कलर का मिल्की थिक होता है वो, उससे मतलब है ना, ध्यान रखिएगा। लिखा रबर ही जाता है, लेटेक्स से मतलब था हमारा। सॉल्व लिख दो चाहे सोल्यूशन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन भविष्य में आपको सॉल्व ही चलेगा नाम, ये ध्यान रखिएगा। अभी हमने लिखवाए थे ना, हाइड्रोसॉल, एक्वासॉल, बेंजोसॉल, एल्कोसॉल, एरोसॉल, है ना। तो सॉल चलता है इनका नाम। तो ये इसका सेकेंड टाइप्स का क्लासिफिकेशन ख़त्म हो गया। और इसके शुरू के 6 पॉइंट पूरे अच्छे से याद करने हैं, बाकी तो याद हो ही जाएंगे। और कम से कम 2-3-4 एग्जाम्पल थ्योरी के पर्पज़ से याद करने हैं। बाकी अगर पढ़ लोगे तो फिर यहाँ से अब बाहर नहीं जा सकता आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव, कुछ भी, सब कुछ लिखवा दिया हमने। ये अब आपका थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम। चलो पहले याद कर लो, 2 मिनट दिया सबको, 5-5, 6-6 पॉइंट याद कर लो, अभी पूछेंगे हम। जॉन भी पॉइंट आपको सरल लगे वो याद कर लो, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसमें सीधे एक वर्ड में इसके एग्जाम्पल को लिख सकते थे, ये सभी मेटल के सॉल्व है, तो जल्दी जल्दी तो आप सीधे लिख सकते थे मेटल सॉल्व, तो सब कवर हो जाता। दे ऑल आर द मेटल। हालांकि आयोडीन आपका सेमी मेटल की तरह बिहेव करता है, इसमें लस्टर भी पाया जाता है, चमक भी पाई जाती है, और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना। सल्फर भी नॉन मेटल है, लेकिन जनरली मेटल है, ये सब मेटल हैं, ये मेटल है, ये मेटल है। तो मेटल सॉल्व इसके एग्जाम्पल हैं। किसका बताओ? ये रिवर्सिबल इसलिए है कि जैसे हमने बोला प्रोटीन पाउडर है, और मान लीजिए कि किसी तरीके से प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो गया, तो आप वैसे इसको एक बार घुमा दोगे तो फिर से किस में आ जाएगा, ये सोल्यूशन के फॉर्म में आ जाएगा। या मान लीजिए आपने ही इसका पानी पूरा ही इवेपोरेट कर दिया, तो वहाँ बचा प्रोटीन पाउडर, तो वो बिल्कुल नमक के जैसे ही, जैसे नमक से पानी से नमक चला गया, सॉरी नमक से पानी उड़ गया, तो उस पानी को दोबारा नमक को फिर से डालोगे ना पानी में, तो वो घुल जाएगा,
दोबारा घुल जाएगा ना। तो सेम अगर आपका एक बार वेपोराइज कर दिया आपने, पूरा पानी निकाल दिया, तो ये जो पाउडर बचेगा प्रोटीन का, इसको अगर वापस डाल दोगे, स्टार्च का पाउडर, सेलुलोज का पाउडर, एक गम्स का पाउडर, आपका जैसे ब्लड है, अगर कोagulate हो जाए तो फिर से ब्लड में जा सकता है, आपके ब्लड फॉर्म में वापस कन्वर्ट हो जाता है आपके ये प्रोटीन पाउडर। तो इसको फिर से दोबारा आप मिक्स कर दो, डिस्पर्सन मीडियम से चला जाएगा। और जैसे हम बोलते हैं गोल्ड सॉल है, अगर एक बार इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दी, एक बार ये प्रेसिपिटेट हो गया, तो फिर असंभव है कि इसको दोबारा कोलाइडल फॉर्म में ले जाओ। एक बार अगर ये बन गया तो बन गया, दोबारा अगर ये प्रेसिपिटेट हो गया तो फिर इसका कोलाइडल फॉर्म में ले जाना असंभव है। तो ये तो बार बार चेंज हो, मतलब आगे भी जा सकते हैं पीछे भी, है ना। और ये सिर्फ एक बार ही आपके सोल्यूशन बनेगा, दोबारा इनका सोल्यूशन बनना संभव नहीं है। 1 मिलीग्राम गोल्ड को प्रेसिपिटेट करने के लिए जितना इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट लगता है वही आपका गोल्ड नंबर कहलाता है। वो आप अभी आगे जाके पढ़ोगे कि इनका प्रेसिपिटेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है, या फिर इसको प्रोटेक्ट भी किया जाता है, वो भी बताएंगे हम कहाँ से आगे से। क्लियर है दीदी? क्लियर है हर्ष? कितने याद हो गए? हाँ कर रहे बेटा, अब तक तो हो जाने चाहिए थे। चलो प्रज्ञा सुनाओ।